सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपकी फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एसिड पे बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा बेटा 8 है। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का सबसे आखिरी लेक्चर है। ये लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने करा दिया बेटा। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है a solution turn red litmus paper to blue। हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, आपके पास एमसीक्यू में पड़ा है, आप देख सकते हो। a solution turn a red litmus paper to blue। अगर रेड से ब्लू में बदल रहा है इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, ये हमें समझ में आ रहा है कि बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन का पीएच का रेंज कितना होता है बेटा? 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। सो उसके हिसाब से आप एमसीक्यू में देखोगे सो आपका आंसर क्या होगा बेटा? वो आंसर आपका होगा 10। 10 क्या होगा उसका? आपका पीएच होगा। और वो सोल्यूशन कैसा होगा बेटा? बेसिक या बेस लिख सकते हो, यहाँ पे आप बेसिक भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद, अब ध्यान से देखना, सॉल्यूशन रिएक्ट विद अ क्रस्ट एगशेल टू गिव अ गैस टू फॉर्म अ टर्न लाइन वाटर मिल्की टू द सॉल्यूशन कंटेंट। पूछ रहे कौन सा वाला एसिड होगा बेटा, तो इस टाइम पे आपको याद रखना है। ठीक है, दैट इज नथिंग, इट्स HCl बेटा। और HCl क्या होता है? हाइड्रो, बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं HCl। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था। तो उसने बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था, मैंने उसको छोटा कर दिया, आपको समझने के लायक बना दिया। आप ही मुझे बताओ कि लिखा कि 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ HCl। अगर हमारे पास 10 ml NaOH होगा, 10 ml NaOH होगा, तो वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? उसको सॉल्ट प्लस वाटर बनाने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ कि आपके पास 20 ml NaOH जब होगा, तो आपके पास 20 ml NaOH होगा, तो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा? आप ही बताओ। देखो इसका डबल हो गया, तो 10 का डबल कितना हुआ है? 20। तो 8 का डबल कितना होगा? कितना होगा बेटा? 16। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 16 ml ऑफ HCl बेटा। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके ही बताता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। ऑलरेडी आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा। ठीक है, सो आप क्या लिख सकते हो? 10 इज इक्वल टू 8 ml बराबर। सो 20 ml ऐसा करके लिखो, 20 ml इज इक्वल टू x ml। सो क्या करना है अपने को बेटा? सो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? x is equal to 8 into 20 हो गया। so x is equal to 8 into 20 ओपन कितना हो गया बेटा? 10। ये 0 से 1 0 कट गया। so 8 to the 16 ml of HCl। कितना हो गया बेटा? 16 ml of HCl। फोटो समझ में आया अच्छे से एकदम परफेक्टली? आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि भाई 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml लगा, 8 ml लगा। सो अगर ये 10 का डबल 20 हो गया तो 8 का डबल कितना होने वाला है? 16 नॉर्मली है। ठीक है, सो ये 3 हमारे पास आंसर था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन, मतलब कौन से टाइप का मेडिसिन या कौन से टाइप का दवाई, ठीक है, इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। मतलब इनडाइजेशन का मतलब होता है, मान के चलो कि जो बोलते हैं कि पाचन, मतलब पूरी तरह से अगर आपका खाना नहीं पच रहा है, ठीक है, जो इनडाइजेशन हो रहा है, आपको पेट में जलन जैसा महसूस हो रहा है, एसिडिटी महसूस हो रही है, तो इस टाइप के लिए किस टाइप का मेडिसिन को यूज करोगे बेटा? सो इट्स नथिंग बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड बेटा। कौन सा एसिड बोलते हैं? एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड। ठीक है, कौन सा एसिड यूज करोगे बेटा? एंटासिड। मतलब एंटासिड क्या करता है? बोल सकते हो कि इट न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में जो एक्सिस एसिड प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में जो लार्ज अमाउंट में जो एसिड प्रेजेंट है, उसको क्या कर देता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो जैसे आसान भाषा में बोलूँ सो एंटासिड का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है MgOH2। इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। जो क्या कर देता है? वो पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, जो हमारे बॉडी से क्या यूरिन के थ्रू निकल जाता है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको बैलेंस करना है। ठीक है,
चलो सबसे पहले मैं आपको चार्ज समझा देता हूँ। देखो Zn पे चार्ज होता है +2, SO4 पे बेटा -2, और H2 पे देखा जाए तो H पे तो चार्ज +1 ही होता है, चार्ज तो +1 है, बट ये 2 टाइम है, सो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया +2। प्लस किसके पास आना चाहेगा बेटा, माइनस के पास, तो Zn प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, H2SO4। व्हाट इज ZnSO4? ZnSO4 को हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। ठीक, ये पूरी तरह से बैलेंस हुआ। नाउ कम टू दिस वन। Mg पे चार्ज कितना होता है +2, Cl पे चार्ज बेटा -1, और H पे चार्ज कितना होता है +1। प्लस किसके पास आना चाहेगा, माइनस के पास। सो मैंने इस माइनस को इस प्लस के पास भेज दिया, बट यहाँ +2 है और यहाँ पे चार्ज कितना है -1, तो मतलब पूरी तरह से बैलेंस तो है नहीं। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये कितना बन गया +2 और ये कितना हो गया -2। प्लस किसके पास आ गया, माइनस के पास, तो ये क्या बन गया यहाँ से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो गया, H2 गैस हो गया। दिस इज नथिंग बट इट्स मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ कम टू HCl। Fe पे चार्ज कितना होता है +2। देखो Fe पे चार्ज +2 भी होता है +3 भी होता है, ये चीज याद रखना है। When the Fe contain +2 charge ना बेटा, it's a ferrous, and the Fe contain +3 charge, it's a बेटा फेरिक। वो क्या बन जाता है, फेरिक बन जाता है। ठीक है, सो हम करते क्या है, इस +2 है, यहाँ पे चार्ज कितना है -1, यहाँ पे चार्ज कितना है +1, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज मुझे इस माइनस वाले को इस प्लस के पास लेके जाना है ना। सो ये क्या बन जाएगा +2, और जैसे मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या हो जाएगा -2, और माइनस किसके पास जाएगा बेटा, प्लस के पास, और मिलेगा क्या यहाँ से FeCl2 इज नथिंग बेटा फेरस क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड, और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 का गैस रिलीज हो जाएगा। परफेक्ट, क्योंकि ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H ना बेटा। नाउ ये बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो कुछ है ना, बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो चार्ज होता है, जिसको हम 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो चीज़ें को थोड़ा आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको चीज़ें बड़ी आसान लगेगी। ठीक है, तो चार्ज बड़ा कॉन्सेप्ट है। चार्ज के लिए आप बोहर मॉडल याद रखो, या आपको अगर याद हो पाता है तो याद कर लो। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होगा तो मैंने सबसे पहले है ना जो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया है, उसके पहले या दूसरे लेक्चर में वो चार्ज कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही डिटेल में समझा है, तब वहाँ से भी देख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 का, SO4 पे -2 बेटा, और ये भाई साहब +1 है, बट ये है कितने बार 2 टाइम। प्लस किसके पास जाना चाहेगा, माइनस के पास, पर चार्ज तो बैलेंस है नहीं, यहाँ +2 है और यहाँ -3 है। ये काम करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसको 3 से, तो ये कितना हो गया 3 2 माइनस है, और +6 -6 क्या हो पाएगा, पूरी तरह से बैलेंस हो पाएगा। सो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे Al2 SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बेटा, प्लस हाइड्रोजन गैस 3 2 6, 3 moles of H2 gas. This is called aluminium sulfate. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का सल्फेट बोलते हैं। आया समझ में आया अच्छे से बेटा, है कोई दिक्कत है? चीज़ों को आराम से करो, चीज़ों को आप हड़बड़ा के मत करो। पहले चार्ज कॉन्सेप्ट सीखो, चार्ज कॉन्सेप्ट सीखने के बाद चीज़ें अपने आप, चीज़ों को आपको आसान हो जाती है। और किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको डेफिनेटली आसान लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो रिपीटेड था, इसलिए वो नहीं किया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाई डज अ डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब बेटा जो आप मार्केट से खरीदते हो पानी पीने के लिए, जो डिस्टिल्ड वाटर उसको बोल सकते हैं, स्टेराइल वाटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्रांड होते हैं। ठीक है, एक्वाफिना होता है, किनले होता है, अलग अलग टाइप के ब्रांड होते हैं। तो वो जो पानी होते हैं वो क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते, उनमें ऐसा क्या कमी रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में वो चीज़ों को नहीं करा पाता, चीज़ों को कुछ ना कुछ रोक देता है। दूसरा बोल रहा है whereas the rain water conduct electricity, या डस रेन वाटर जो होता है, जो बारिश का जो पानी होता है वो करा पाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। आसान तरीके में क्या लिख सकते हो, the distilled water which does not
not conduct the electricity, does not conduct the electricity because it is because it ऐसा करके लिखो because it does not contain ions बेटा, ठीक है। उसके पास क्या नहीं होता है, क्यों नहीं करा पाता वो तो मैंने बता दिया कि भाई क्यों नहीं करा पाता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस बेटा। क्या नहीं रहता है उसके पास, आयंस नहीं रहता है, ठीक है। आसान भाषा में द डिस्टिल्ड वाटर विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस, उसके पास क्या अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस। आयंस मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज हो, ठीक है ना, उसके पास होते ही नहीं है, इसलिए नहीं करा पाता है। वेयरएस, ठीक है, इसके बाद ही कंटिन्यू करना है। वेयरएस द रेन वाटर, ठीक है, कॉलर करके लिख देता हूँ। वेयरएस द रेन वाटर which contain electricity, which contains ions बेटा, which contain ions, उसके पास ions होते हैं। रेन वाटर which contains ions because it's having a acidic property, it's having a acidic property, because it's having a acidic property, उसके पास क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। देखो रेन वाटर में जो होता है दो टाइप के आयंस आपको मिलते हैं बेटा, ठीक है। कौन से आयंस मिल सकते हैं मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, विच कंटेन द एसिडिक प्रॉपर्टी, लाइक कौन से आयंस मिलते हैं। पहले तो नाइट्रेट है, दैट इज कॉल्ड NO3-1 है, ठीक है, नाइट्रिक आयंस बोल सकते हो। दूसरा सल्फेट आयंस मतलब SO4-2 आयंस, ये दोनों आयंस उसमें पाए जाते हैं बेटा, जिसकी वजह से क्या करा पाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा पाता है, ठीक है। ये दोनों आयन आपके पास पाए जाते हैं। देखो क्या होता है ना कि जो गाड़ियाँ चलती है, तो गाड़ियाँ चलेगी तो बेसिकली क्या होता है, दुनिया भर के एसिडिक चीज़ें प्रोड्यूस होती जाती है, जो प्रोड्यूस होकर क्या जाती है, बादल के पास जाती है। अब बादल के ही क्या करती है, उसको पिघलाती है। पिघलाने के बाद जो नीचे से आने वाले, जो ऊपर से आने वाले जो पानी है ना, उसमें दोनों आयन, जैसे नाइट्रिक एसिड का है HNO3 में NO3- आयन होता है, और H2SO4 में SO4-2 है, तो ये दोनों आयन बेटा मिलता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि where is the rain water which contain ions because it's having a acidic property, and that's why it conduct the electricity, मेन रीजन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। which conduct the electricity, जिसकी वजह से क्या कर पाते हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस हो पाता है। समझ में अच्छे से देख लो। पहला डिस्टिल्ड वाटर which does not conduct electricity because, क्यों नहीं कर पाते, because it does not contain the ions, उसके पास क्या नहीं होता, आयंस नहीं होते हैं। whereas the rain water which contain ions because it's having the acidic property like NO3-1 है, SO4-2, and that's why it conduct the electricity, इसकी वजह से क्या कर पाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है बेटा। परफेक्ट, आया समझ में अच्छे से। चलो 8 नंबर आंसर पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाई डू द एसिड, एसिड, हाँ बेटा माफ कर जो गलती थी गया। Why do the acid not show acidic behavior in the absence of water, मतलब जो एसिड है हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3, ऑक्सैलिक एसिड, एसिडिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे एसिडिक है। ये लोग अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाते जब ये लोग पानी के पास नहीं होते हैं। मतलब ये कहना है कि जब तक ये लोग पानी में रहेंगे तब तक अपना प्रभाव दिखाएंगे, पानी में नहीं रहेंगे तो आप लोग अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। इसके पीछे ये रीजन क्या है बेटा। सो आसान भाषा में बोलूँ, so it require a medium to dissociate their H+ आयन। अपने H+ आयन को डिसोसिएट करने के लिए उनको एक मीडियम की जरूरत होती है, उनको एक माध्यम की जरूरत होती है, उनको एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है जो पानी जो है वो पूर्ति करता है, ठीक है। सो आंसर में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो द एसिड, ठीक है, आधा तो उसमें से ले लेते थे एसिड, ठीक है। मास्टर से आज बड़ा गलती हो रहा है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा, इसीलिए द एसिड नॉट शो
not show the acidic behavior. So the acidic behavior, not show the acidic behavior in the absence of water, because के पीछे का रीजन, because it require, उसको जरूरत होती है, because it required लिखते हैं, because it required to medium, ठीक है, और मीडियम में भी क्या होगा, वाटर, या इसके जगह पे लिखो aqueous, because it required to medium to dissociate their H plus ions. So here their H plus ion, क्योंकि उनको मीडियम की जरूरत है, उनको एक्वस मीडियम की जरूरत है, जिसकी वजह से क्या कर सके, वो अपना H प्लस आयन क्या कर सके बेटा, डिसोशिएट कर सके। H प्लस आयन क्या कर सके, अच्छे से मार्केट भर अच्छे से पानी के अंदर में अपना फैला सके, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, वो एसिडिक बिहेवियर दिखा पाएगा। ठीक है, देखो फिर से, द एसिड नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज इट रिक्वायर अ मीडियम, बेटा, मीडियम में भी क्या है, वाटर या एक्वा टू डिसोशिएट देयर H प्लस आयंस बेटा। कंप्लीट, मतलब सिंपल सी बात है, जब तक उसके पास H प्लस आयन रहेगा वो अपना क्या कर पाएगा, अच्छे से डिसोसिएशन कर पाएगा, या नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाएगा। इसे जस्ट पहले वाला मैंने बताया कि ड्राई HCl होता है। ड्राई HCl क्या है, वो ब्लू से बेसिकली क्या है, ब्लू से रेड में नहीं बदल पाता है, वो अपने एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। उसके पीछे का भी रीजन क्या है कि भाई उसके पास वो मीडियम ही नहीं है, वो अपने H प्लस आयन को डिसोशिएट ही नहीं कर पाए, दिखाएगा कहाँ से। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे एक लड़का है, लड़के को मान के चलो कि 10 लड़कियों के बीच में रख दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है कि भाई बंद हो जाता है। वही उसके दोस्त लोग के बीच में छोड़ दिया तो कैसा होता है, बड़ा खुश रहता है, बड़ा एकदम माहौल बना रहता है। तो वही होता है ना, तो उसको डिपेंड करता है कि वो मीडियम कहाँ रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा है कि क्वेश्चन नंबर इनको टेक्स्ट बुक में बहुत ही अलग तरीके से दिया था, मतलब लंबे चौड़ा तरीके से दिया था, मैंने उसको छोटा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि आपके पास pH 1, 7, 4, 9, 11, इसमें ये कहना है कि भाई कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, कौन सा वीक एसिडिक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा, उसको चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार वापस मैं आपको वो pH का मीटर बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो 0 से लेकर 7 बेटा और 7 से लेकर 14, ये दो रेंज है, 0 से 7, 7 से 14। एक चीज़ याद रखो, ठीक है, 0 से लेकर 7 मतलब जो 7 है ना बेटा, उस टाइम पर तो pH एकदम ही न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब है, मान के चलो कि एकदम न्यूट्रल है, कोई ना एसिडिक है ना कोई बेसिक है। अब जब 0 से लेकर धीरे धीरे pH 7 की ओर बढ़ेगा, मतलब 0 से 7 की ओर बढ़ेगा, तो ये याद रखना कि H प्लस आयन बेटा डिक्रीज हो जाएगा। H प्लस आयन मतलब जो एसिडिक की प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये जो रेंज है ना बेटा, ये एसिड का रेंज है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, बेस है। बट अब सेम चीज अगर आप 7 से धीरे धीरे 1 की ओर बढ़ रहे हो, तो एक चीज याद रखने की H प्लस आयन की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मतलब धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, एसिडिक बनता जाएगा ना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेम अब जब 7 से 14 की ओर बढ़ रहे हो, मतलब धीरे धीरे 7 से लेकर क्या कर रहे हो, 14 की ओर बढ़ रहे हो। जब 7 से 14 की ओर बढ़ रहे हो बेटा, तो ये याद रखना कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब बेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बट यही है कि आप अगर 14 से 7 की ओर आ रहे हो, मतलब पीछे की बगल आ रहे हो, सो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। ठीक है, ये OH यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। बोलो परफेक्ट, इतना समझ में आ गया ना? जब आपको ये रेंज समझ में आ गया तो मतलब डेफिनेटली बाकी की चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब बताओ न्यूट्रल कौन सा होगा, जो एग्जैक्ट 7 थे, तो ये रहा 7 न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन का मतलब होता है बेटा बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। अब दो ही बेस में है, एक 9 है और एक 11, आप ही बता दो, सो कौन सा होगा, 11। स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, जो पहले आ रहा होगा, सो बचा गया हमारे पास 1। ठीक है, वीक एसिड क्या होगा आपके पास, 4, और वीक अल्कालाइन जो वीक बेस होगा, वीक बेस कौन सा होगा बेटा, 9। ठीक है,
है समझ में। तो अगर उसको मैं पीएच के हिसाब से लगाऊं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9 और उसके बाद में क्या होगा 11। आया समझ में। तो मतलब अगर इधर की ओर बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज। पीएच इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको बैक में लेके जाऊं तो पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, पीएच डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे हम लोग, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। उसमें कंक्लूजन यही बन रहा था कि दोनों को बैलेंस करके बताओ। ठीक है, मैग्नीशियम को एक बार कंसंट्रेटेड HCl के साथ और मैग्नीशियम को एक बार एसिटिक एसिड के साथ बैलेंस करके बताना है। ठीक है, देखो अब ध्यान से वापस बता दो। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है बेटा, +2 का चार्ज। ठीक है, यहाँ +2 रखा। कंसंट्रेटेड HCl को 2 टाइम कर दिया, क्योंकि Cl पे चार्ज कितना होता है, -1, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, सो बनेगा क्या यहाँ से, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा बेटा, H2 का गैस। सेम एज वेल, देखो H पर प्लस होता है और O पर क्या चार्ज होता है, -1 का। तो अभी मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2 का। सो क्या करें हम बैलेंस करने के लिए, इसको कितने टाइम्स करना पड़ेगा, मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया 2 टाइम्स। सो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा CH3COO ट्वाइस प्लस Mg प्लस यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो गया, H2 का गैस। दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम एसीटेट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम एसीटेट बोलेंगे। ठीक है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब यूट्यूब पे, मैं सच बोलूँ तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बेटा, पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे यूट्यूब था नहीं, इनफैक्ट मोबाइल ही नहीं था हमारे टाइम पे। तो मोबाइल था भी तो हमको मिलता ही नहीं था, वो गरीबी इतनी थी। ठीक है, ट्यूशन के फीस भरा रहे थे, वही बहुत बड़ी बात है। तो मोबाइल की तो बात ही अलग है। मुझे याद है कि हमारे पूरे ग्रुप में हमारा एक ही हमारा दोस्त था जिसके पास मोबाइल था, एंड इज अ संकेत। संकेत था मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है संकेत। ठीक है ना, वन ऑफ माई जिगरी ऐसा बोल सकती हूँ, बहुत ही बेस्ट आदमी, बहुत ही बेस्ट, बहुत अच्छा इंसान भी है, बहुत अच्छा दोस्त भी है मेरा। ठीक है, ठीक है, वो ये बोल सकते हैं ना कि अगर किसी को कतार में रखना है, दोस्तों की कतार में, तो मेरे बाद अगर कोई खड़ा होगा ऐसा मेरे लिए जो खड़ा होगा सबसे पहला, दैट इज अ संकेत। तो मुझे याद है कि उस पूरे ग्रुप में, हमारे 10-12 लोग के ग्रुप में, दोस्ती के बीच में सिर्फ अकेला उसके पास मोबाइल होता था। और वो भी मोबाइल जब इतना नया नया था तो हमें भी बहुत ही, आदमी गेम ही खेलने में थोड़ा बड़ा गेम ही खेल लेता था कि भाई क्या है, थोड़ा देख लिया जाए। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जनरेशन के पास इतना अच्छा चांस है पढ़ने के लिए कि भाई आप, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ही देखो, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से भी अच्छा सोर्स मिले पढ़ाई का, आप पढ़ लो बेटा, क्योंकि इतना बेस्ट एंड फ्री ऑफ सोर्स अवेलेबल है पढ़ाई करने का कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। भाई फिजिक्स वाला वन ऑफ द बेस्ट टीचर है हमारे आलोक पांडे सर, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरे एक हमारे पास है, और नेक्स्ट टॉपर के हमारे पास प्रशांत भैया है, वहाँ से पढ़ सकते हो। अन अकेडमी है, बाईजूस है, क्या क्या है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जहाँ से भी आपको आसान तरीके से मिले। खान सर अच्छा पढ़ाते हैं, दिव्य कीर्ति सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई का सोर्स बड़ा आसान हो गया है। पर आप इस जनरेशन में भी रह के अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भैया बहुत ही गलती कर रहे हैं आप। तो पढ़िए अगर आपको, बिकॉज इतना फ्री ऑफ सोर्स है ना, पढ़ाई आसान तरीके से मिल रहा है, तो पढ़ने में क्या जाता है, तो पढ़ ही सकते हैं आप। ठीक है, तो पढ़िए जहाँ से आपको मिलना चाहे। ठीक है, दिव्य कीर्ति सर का बड़ा अच्छा सा एक लाइन है कि शिक्षा ही जीवन है। जो इंसान अगर शिक्षित है तो किसी जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो भी वो इंसान क्या कर पाएगा, पढ़ा लिखा होगा तो अपना जीवन पार कर पाएगा। ठीक है ना, तो पढ़ो यार, कहीं से भी आपको मिले, सोर्स मिले, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो तब ये देखते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच 6, जिसका फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो 6 होता है। 6 का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो कि न्यूट्रल के पास होता है पर स्लाइटली एसिडिक का बिहेवियर रहता है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल बी चेंज एंड टर्न इनटू द कर्ड। अब मान लीजिए जो कर्ड में बदल जाएगा तो उसके पीएच में क्या बदलाव आएगा, पीएच में क्या बदलाव आएगा, एंड एक्सप्लेन द आंसर। हमें ये बोलना चाहते हैं भाई, आंसर समझो। ठीक है, देखो क्या लिख सकते हो कि व्हेन मिल्क change into curd, when milk change into curd, it produce lactic acid बेटा, it produce
प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। हमें पता है कि दूध में कौन सा एसिड अवेलेबल होता है, लैक्टो एसिड, लैक्टिक एसिड होता है। उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज करें, इसका लैक्टोमीटर से करते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हो व्हेन द मिल्क चेंज इनटू कर्ड इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एंड लिख सकते हो द पीएच ऑफ एसिडिक, द पीएच ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज मोर एसिड, इज मोर एसिड बेटा, इज मोर एसिडिक, is more acidic than, sorry, okay, is more acidic than milk बेटा। मिल्क के मुकाबले में उसकी पीएच क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच, इज हाउ डू यू थिंक द पीएच विल बी चेंज द टर्न इनटू द कर्ड। सो पीएच क्या बोल सकते हो कि भाई इसका पीएच क्या हो जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक होगा, और ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। व्हेन द मिल्क लिख सकते हो, व्हेन मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, जैसे वो दही बनेगा, कर्ड मतलब क्या बेटा, दही है, दही के बाद क्या बनेगा, छाछ, तो दही बनेगा, इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द पीएच ऑफ लैक्टिक एसिड इज मोर एसिडिक, और एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, ठीक है, मोर एसिडिक, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड द पीएच विल बिकम डिक्रीज, द पीएच विल बिकम डिक्रीज बेटा, क्या हो जाएगा पीएच उसका, और घट जाएगा पीएच, उसमें क्या पीएच जाएगा, और ही वो घट जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो क्या, व्हेन द मिल्क चेंज इनटू द कर्ड इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एंड द पीएच ऑफ लैक्टिक एसिड इज मोर एसिडिक, बहुत ज्यादा कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। एंड देन मिल्क एंड द पीएच विल बिकम डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है कि वो H+ आयन और बन जाएगा, वो ज्यादा H+ आयन बनेगा, और ज्यादा H+ आयन बनने से क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा दूध, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही खट्टा हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते थे। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या किया था ना कि दो पार्ट में बांट दिया, तो एक एक पार्ट करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश। मिल्कमैन का मतलब कौन है भाई, जो जादू लोग हैं, अहीर लोग हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग, बेकिंग सोडा का मतलब क्या है बेटा, जो घर में खाने वाला सोडा होता है उसमें वो क्यों ऐड करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, पीछे का रीजन क्या है भाई, क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा पूछ रहे हैं व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क टू द 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। वो क्यों चाहते हैं कि जो पीएच है, दूध का जो पीएच है थोड़ा बेसिक बन जाए, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। देखो अब इसका आंसर लिख सकते हैं, when the baking soda is added, when the baking soda is added, baking soda is added to the fresh milk beta, to the fresh milk, to the fresh milk, fresh milk whose pH is, whose pH, इसका pH, उस pH is around 6, pH is around 6, which is around 6, it want to mix the pH, तो क्या बनाना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ठीक है। when the baking soda is added to the fresh milk whose pH is 6, it want to mix the pH, it wants to mix the pH of the milk is slightly alkaline, is slightly alkaline, because पीछे का रीजन क्या है, because it want to resist the pH of the milk to sour, मतलब आसान भाषा में बोलो तो उसको खट्टा होने से बचाते हैं। खट्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, तो जो दूध वो चाहे तो 4 दिन तक चला सकते हो, दूध क्या होगा भैया कि भाई सुबेरे लाए और मतलब एक दिन चला, दूसरे सुबेरे खत्म हो गया, टूट गया, फट गया, दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, तो उसको तो चला नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, बिकॉज इट रेसिस्ट टू द pH of the milk
टू सॉर, टू सॉर, उसको खट्टा होने से बचाते हैं। इट रेसिस्ट टू मेक द पीएच ऑफ द मिल्क सॉर, इट रेसिस्ट टू द पीएच ऑफ द मिल्क टू सॉर, उसको खट्टा होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है मेन, क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज उसको खट्टा होने से बचाते हैं। जब खट्टा होगा ना, खट्टा हो जाएगा तो दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा तो फिर जो दूध दिन वो 3-4 दिन चलाना चाहते हो, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो उनका मुनाफा घट जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। When the baking soda is added to the fresh milk, whose pH is around 6, इसका pH कितना है, 6 है। It wants to make the pH of the milk is slightly alkaline बेटा। मतलब अभी हमें पता है NaCO3 क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, उसको क्या कर देता है, उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, बिकॉज इट रेसिस्ट टू pH of the milk to sour, उसको खट्टा होने से बचाते हैं। मेन रीजन ये होता है कि इसको खट्टा होने से बचाएंगे तो जो एक दिन का दूध 4 दिन तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा, कम से कम ना 3 दिन तक चलेगा ना, धंधा तो हो रहा है ना, उनका बिजनेस तो हो रहा है ना, इसके लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी तो जादव जी लोग बहुत चालाक होते हैं भैया। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड, मतलब अब जो ये बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो मिल्क रेडी हुआ है, वो दूध से दही बनने में इतना समय क्यों लगा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि भैया पहले दूध था, वो एसिड था, आपने उसमें क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा, तो क्या बन गया, वो बेस बन गया। मतलब अब उसमें क्या हो गया, बेसिक का प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गया। जब वो बेसिक का प्रॉपर्टी ज़्यादा हो चुका है तो उसको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मतलब उससे कि उस टाइम पे लैक्टिक एसिड का ज़्यादा प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो आसान भाषा में क्या लिख सकते हो आप कि आफ्टर एडिंग ऑफ बेकिंग सोडा, it forms a more basic beta. It form a basic property. वो कैसा प्रॉपर्टी फॉर्म कर लिया है, वो बेसिक प्रॉपर्टी, वो उसके पास बेसिक प्रॉपर्टी आ चुका है, ठीक है। इट फॉर्म बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज that milk, it require more lactic acid. It required more lactic acid बेटा, lactic acid, ठीक है। उसको ज्यादा लैक्टिक एसिड की जरूरत पड़ेगा। लैक्टिक एसिड आएगा कहाँ से, मिल्क से ही आएगा, पर टाइम लगेगा ना। जब लैक्टिक एसिड आएगा, उसके पास बेसिक है, फिर लैक्टिक एसिड आएगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेगा एसिड और बेस मिल्क के, वो फिर उसको सॉल्ट करेगा, फिर जब एसिड का प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ जाएगा तब ना वो भाई कर्ड बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इट रिक्वायर मोर लैक्टिक एसिड एंड आफ्टर दैट देखो, एंड आफ्टर दैट when acidic property will increase, properties will increase and then the property, जब acidic property बढ़ जाएगी and then it form तब जाकर वो क्या फॉर्म करेगा, and then it form a curd बेटा, तब जाकर वो क्या बनेगा, कर्ड बनेगा, तब जाकर वो क्या बनेगा, दही बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो फिर से लिखते हैं, आफ्टर एडिंग ऑफ बेकिंग सोडा इट फॉर्म बेसिक प्रॉपर्टी। वो कैसा प्रॉपर्टी बन चुका है, उसके पास बेसिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज दैट मिल्क, उस मिल्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट रिक्वायर मोर लैक्टिक एसिड, उसको क्या होगा, ज्यादा लैक्टिक एसिड की जरूरत पड़ेगी ना। देखो पहले बेसिक था, फिर क्या बना, एसिड बना। अब वो एसिड से क्या, जब ज्यादा एसिड बनेगा तब जाकर वो क्या बन पाएगा बेटा, कर्ड बनने की कोशिश करेगा। एंड आफ्टर देन when the acidic property will increase, जब acidic property बढ़ जाएगी and then it form a curd बनेगा, तब जाकर वो क्या बनेगा बेटा, कर्ड बनेगा। आया समझ में, ठीक है, अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। देख लो अच्छे से, लिख लो आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास अब जो है
ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है। बहुत मज़ा आया चैप्टर पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, मेरे जहाँ तक कि मुझे लगता है, अब दूसरे टीचर सर का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आजीवन स्टूडेंट ही बन के रहूँगा, क्योंकि चीज़ें वो इतनी जब हम आप नए नए पढ़ते हैं ना, तो हरदम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ सिखाती है केमिस्ट्री मुझे। लिटरली मुझे इस साल, मतलब ये 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, अब आप लोग वीडियो कब देखोगे हो सर, 2026 में देखो, 28, 29, 30 कब देखोगे तो मुझे पता नहीं है, पर 2026 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया कि आप जितना आप अपने आप को सोच रहे हो कि आपको आता है ना, तो आप उतना ही नीचे गिरते जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बड़ा अच्छा सा है कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता है कि हमको कुछ नहीं आता है, कि हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। सो काम करते रहो, कंटिन्यूसली वर्क करते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, ठीक है। और बोलते हैं ना कि आप थोड़ा फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा बनाते जाओगे, अपने आप को उतना ज़्यादा बेहतर बनाते जाओगे बेटा, दिन पे दिन, ठीक है। तो कबीर का एक बड़ा अच्छा सा दोहा है, कि मुझे बड़ा ही कबीर का अच्छा दोहा लगता है, ये कॉर्पोरेट लाइफ जो होता है, जब आप जॉब करोगे तो आपको बड़ा अच्छा सा काम आएगा, या आप जब 10 लोगों के बीच में बैठोगे ना, 10 लोग दोस्तों के बीच में देखोगे, तो एक दोस्त को आपको बहुत अच्छे से आएगा और आपको नहीं आएगा, तो उसके बीच में भी बड़ा अच्छा सा उनका एक लाइन है कि कबीरा खड़ा बाजार में, कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हूँ केहू से दोस्ती ना हूँ केहू से बैर, किसी से दोस्ती नहीं रखनी और किसी से बैर भी नहीं रखनी, ठीक है। मतलब किसी से हमें इतनी भी घृणा नहीं करनी है कि भाई कि उसको देखें, मतलब फूटे आंखें भी हम ना देखने चाहें, या किसी के प्रति इतना भी आप निर्धारित मत रहो, इतनी अच्छी दोस्ती भी मत रखो कि अगर वो नहीं रहा तो हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ बेटा, जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाओगे, दिन पे दिन द अदर पीपल विल फॉलो यू, दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे, ओके। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। कंटिन्यूसली वॉचिंग करते रहो, देखते रहो, ठीक है। कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मैथ्स सुना बेटा और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।